गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो आप अपने बुक का पेज नंबर 102 निकाल लीजिए। ठीक है, और उस पेज नंबर पे दे रखा है प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय पेज नंबर 102। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। संस्कृत में धातु या शब्दों के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में धातु के बाद, ठीक है, धातु या शब्दों के बाद, धातु या शब्दों के बाद लगने वाले शब्दांश, ठीक है, शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो धातु या शब्दों के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय एवं उपसर्गों का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जब हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग को केवल अलग से अलग प्रयोग करेंगे तो प्रत्यय और उपसर्ग का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वे शब्दों या धातुओं के साथ मिलाकर उनका एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये जो प्रत्यय और उपसर्ग है इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होगा जब तक कि ये किसी धातु या शब्दों के साथ न मिले। तो इनका अपना स्वतंत्र अर्थ कोई नहीं होता है। जब ये किसी धातु या शब्दों के साथ मिलते हैं, मिलकर वो नया अर्थ प्रदान करते हैं। मूलतः प्रत्यय जो होते हैं वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 3। फर्स्ट है कृदंत, सेकंड है तद्धित, और थर्ड है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, फर्स्ट हो गया कृदंत प्रत्यय, सेकंड हो गया तद्धित प्रत्यय और थर्ड हो गया स्त्री प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। यहाँ हम कृदंत प्रत्यय जो आपके बुक में है प्रत्यय जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? कृदंत प्रत्यय। यानी कि प्रत्यय का जो फर्स्ट प्रकार का जो प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कृदंत प्रत्यय में हम लोग आज कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? कत्वा, लयप और तुमुन। ठीक है, कौन कौन सा? कत्वा, लयप और तुमुन। और ये जो कत्वा, लयप और तुमुन प्रत्यय हैं ये केवल धातुओं में ही लगते हैं। ठीक है, ये केवल और केवल इनका प्रयोग कत्वा, लयप और तुमुन प्रत्यय, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, इन तीनों प्रत्यय का प्रयोग केवल धातु के साथ ही होता है। किसके साथ होगा? केवल धातु के साथ होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रत्यय हैं इनका केवल धातुओं के साथ प्रयोग होगा। क्लियर? तो संस्कृत में धातु या शब्दों के साथ लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं और प्रत्यय एवं उपसर्गों का अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता है जब तक ये किसी शब्दों या धातुओं के साथ न मिले। क्लियर? अब सबसे पहला जो प्रत्यय है वो है कत्वा प्रत्यय। कत्वा
प्रत्यय। ठीक है। जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त कर कर दूसरी क्रिया करता है तो वहां पे पहली क्रिया में कत्वा या लय प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है। जब कर्ता, ठीक है, जब कर्ता पहली क्रिया यानी कि पहला क्रिया कर कर, ठीक है, और दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया में क्या लगेगा, कत्वा या लयप प्रत्यय। ठीक है। यानी कि जैसे राम खाता है और खाकर सोता है। ठीक है। तो खाना और सोना दो क्रिया हो गया, तो खाने में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग लगे होगा, कत्वा प्रत्यय का। यानी कि खाकर और सोकर, जब दो क्रिया एक साथ कोई कर्ता प्रयोग करता है तो पहली वाली जो क्रिया होती है उसमें कत्वा प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्लियर। तो जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया में कत्वा या लय प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जो है कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय में शेष बचता है त्वा। ठीक है। और इसका जो क है इसका लोप हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, त्वा। त्वा शेष बचता है। ठीक है। और क का लोप हो जाता है। क्लियर। इसके बाद है जो और ये जो कत्वा प्रत्यय है इसका अर्थ क्या होगा, करके। करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, करके अर्थ में। ठीक है। तो ये चार बातें हैं। पहली क्या है, जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया में कत्वा या लय प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा है जो कत्वा प्रत्यय है उसमें शेष क्या बचता है, त्वा, क का लोप हो जाता है। और तीसरा है कत्वा का अर्थ क्या होता है, कर के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके बुक में जो दे रखा है वो है अहम, अहम पाठम, पाठम पठामि, गृहम गच्छामि। ठीक है। मैं पाठ को पढ़ता हूँ और फिर गृह जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो क्रिया हो गया, पठामि और गच्छामि हो गया ना। तो ये जो पहली वाली क्रिया है इसमें कत्वा या लय प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है। इसमें पठामी है, यहाँ पे कत्वा या लय प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो जब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अहम पाठम पठित्वा गृहम गच्छामि। अहम पाठम, पठामी के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, पठित्वा गृहम गच्छामि। मैं पाठ को पढ़कर कहाँ जाऊंगा, घर जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह जब दो क्रिया होगा तो पहली वाली जो क्रिया होती है उसमें कत्वा या लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि ये जो पठित्वा है यहाँ पे ई कैसे आया। ठीक है। पठ जमा त्वा हो गया तो होना चाहिए पठत्वा होना चाहिए। तो यहाँ पे ई का आगम कैसे हुआ तो ये हम लोग अभी देखते हैं। देखिए ईट, ईट का अर्थ होता है, जब हम लोग ईट लिखते हैं तो ईट का अर्थ होगा ई का आगम। ठीक है। क्या होगा, ई का आगम होना। क्लियर। ये जो ई है ये ई धातु और प्रत्यय के बीच में आता है। ठीक है। ये ई कहाँ आएगा बच्चों, धातु और प्रत्यय के बीच में आएगा। ठीक है। जैसे कि पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय है तो पठ जमा कत्वा प्रत्यय है। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में ई का आगम होगा तो क्या बन जाएगा,
पठित्वा। ठीक है, तो इस तरह ईट जो है, ईट का ई आगम होगा और धातु और प्रत्यय के बीच में होगा। अब देखिए ये ई जो आगम होगा वो कैसे होगा, तो यह जो ई है, यह ई जिन प्रत्ययों के साथ जुड़ता है उसे हम जिन धातुओं के साथ जुड़ता है उन्हें हम कहते हैं सेट धातु, और जिन धातुओं के साथ नहीं जुड़ता है उसे हम कहते हैं अनिट धातु। ठीक है, तो देखते हैं सेट धातु और अनिट धातु। जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रश्नपद धातु, आत्मनेपद धातु और उभयपद धातु, 3 प्रकार के धातु होते हैं। तो उसी प्रकार सेट अनिट और सेट धातु, अंट धातु और वेट धातु होता है। ठीक है, सेट धातु जिनमें कि ई का आगम होता है वो सेट धातु, जिनमें ई का आगम नहीं होता वो अनिट धातु, और जो वेट धातु होता है उसमें सेट और अनिट यानी कि इन दोनों ई का आगम हो भी सकता है, ई का आगम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेट धातु और अनिट धातु देखते हैं। सेट धातु और अनिट धातु, इसमें ई का आगम होगा। ठीक है, ई का आगम होगा और इसमें ई का आगम नहीं होगा। ई का आगम इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो जो सेट धातु होते हैं उसमें धातु और प्रत्यय के बीच में क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, और जो अनिट धातु होते हैं उसमें प्रत्यय और धातु के बीच में ई का आगम नहीं होगा, और जो वेट धातु होते हैं उसमें ई का आगम होगा भी और ई का आगम नहीं भी होगा। तो बच्चों इस तरह हमें जो दिखता है ई का आगम जो हमें दिखता है, जैसे हंस जमा कत्वा प्रत्यय, तो इसमें हसित्वा आया, तो हसित्वा जो है वो हंस धातु कौन सा हो गया, सेट धातु, क्योंकि वहाँ पे ई का आगम हुआ। ठीक है, तो इस तरह ई का आगम प्रत्यय और धातु के बीच में होता है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका जरूरी था। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल कत्वा प्रत्यय का, जो आपके बुक में दे रखा है। हंस है और जमा कत्वा, तो क्या बन जाएगा, हसित्वा, हसित्वा। ठीक है, और हसित्वा का अर्थ होता है हंसकर। इसके बाद है चल जमा कत्वा, तो क्या बन जाएगा, चलित्वा। चलित्वा का क्या अर्थ होगा, चलकर। इसके बाद है पठित्वा, तो पठ जमा कत्वा, तो क्या हो जाएगा, पठित्वा, पढ़कर। ठीक है, इन सब में ई का आगम हो रहा है, तो यानी कि ये सेट धातु है। इसके बाद है खेल जमा कत्वा, तो क्या हो जाएगा, खेलित्वा, खेल जमा कत्वा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, खेलित्वा। इसके बाद है वद जमा कत्वा, तो हो जाएगा उदित्वा। क्लियर। इसके बाद एक क्री है, क्री जमा कत्वा, तो क्या हो जाएगा, कृत्वा। ठीक है, दा है तो दा जमा कत्वा प्रत्यय होगा, दत्वा। ठीक है, दत्वा का अर्थ हो गया देकर, क्री जमा कत्वा प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, करके। इसके बाद है त्यज, त्यज धातु का है, त्यज धातु में जो कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, त्यज त्यक्त्वा। ठीक है, छोड़कर। ठीक है, त्याग करने के अर्थ में प्रयोग होगा त्यक्त्वा। इसके बाद है दृश्य, दृश्य जमा कत्वा, तो क्या हो जाएगा, दृष्ट्वा। और लास्ट है गम जमा कत्वा, तो क्या हो जाएगा, गत्वा। गत्वा।
तो ये था हमारा कत्वा प्रत्यय। अब सेकंड प्रत्यय है लयप प्रत्यय। ठीक है, यदि धातु के पूर्व में उपसर्ग आ जाता है तब लयप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लयप प्रत्यय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि लयप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। कत्वा प्रत्यय में केवल और केवल धातु प्लस प्रत्यय है, धातु जमा प्रत्यय का हम प्रयोग करे थे, लेकिन जो लयप प्रत्यय होगा उसमें उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। तो धातु से पहले उपसर्ग आएगा। क्लियर? तो और लयप प्रत्यय में लयप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है, ठीक है। और लयप प्रत्यय तो वहां पे क्या होगा, धातु से पहले उपसर्ग आया था तो वहां पे लयप प्रत्यय होगा, और लयप प्रत्यय में शेष क्या बचता है, य। तो ल और प का क्या होता है, लोप हो जाएगा। ल और प का लोप, और शेष क्या बचेगा, य। ठीक है, शेष क्या बचेगा, य। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल है प्र क्या है हमारा उपसर्ग, और नम धातु और लयप प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद है तो ये क्या बन जाएगा, प्रनम्य। क्या बनेगा बच्चों, प्रनम्य। इसके बाद है आ है, जमा गम धातु है, आ क्या हो गया, उपसर्ग, गम धातु और लयप प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, आगत्य, आगत्य। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, ये धातु और लयप प्रत्यय। ठीक है, तो धातु से पहले इसमें उपसर्ग का प्रयोग होगा। अब देखिए एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, वो देखते हैं। अनु उपसर्ग है, अनु जमा भू धातु और लयप प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अनुभूय, अनुभूय। अनुभूय का अर्थ होता है अनुभव करके। ठीक है, अनुभव करके। अब है आ, जमा आ उपसर्ग, दा धातु और लयप प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, आदाय। ठीक है, आदाय का अर्थ क्या होता है, लेकर। इसके बाद है प्र उपसर्ग, अस्था। ठीक है, अस्था धातु और लयप प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, प्रस्थाय, प्रस्थाय। प्रस्थाय का अर्थ होता है चलकर। ठीक है, प्रस्थान। इसके बाद है सम उपसर्ग, पठ धातु और लयप प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, संपठ्य, संपठ्य। संपठ्य का अर्थ होता है पढ़कर। इसके बाद है नी उपसर्ग, पा धातु और लयप प्रत्यय। तो बन जाएगा नी पाए। निपाए का अर्थ होता है, सॉरी, नी और पा धातु और लयप प्रत्यय, तो नीपिय। नीपिय का अर्थ होगा पीकर। इसके बाद है वी उपसर्ग, जी धातु। ठीक है, जीतने के अर्थ में, विजय के अर्थ में जी धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं, लयप प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, विजित्य, विजित्य। यहाँ पे ई का आगम होगा, तो क्या हो जाएगा, विजित्य का जीत कर। इसके बाद उत उपसर्ग, अस्था धातु और लयप प्रत्यय।
तो क्या हो जाएगा बच्चों? उत्थाय। उत्थाय, उत्थाय का अर्थ होता है उठ कर। तो ये था लयप प्रत्यय के कुछ उदाहरण। ठीक है, अनु जमा भू जमा लयप धातु तो अनुव्यय, आ जमा धात जमा लयप धातु तो आदाय, प्र जमा अस्था जमा लयप धातु तो प्रस्थाय, सम जमा पठ धातु जमा लयप धातु संपठ्य, नी जमा पा धातु जमा लयप धातु नीप्य, और वी जमा जी धातु प्लस लयप धातु विजित्य, और उत जमा अस्था जमा लयप धातु तो उत्थान। तो ये था लयप प्रत्यय। सबसे लास्ट प्रत्यय जो हमारा पढ़ना है वो है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है तो वह धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है यानी कि के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और एक जो कारक है हमारा, ठीक है, वो भी के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में प्रयोग होता है ना, तो उसी अर्थ में तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है तो धातु में तुमुन प्रत्यय लगाते हैं, और तुमुन में उनका लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा? तुम। तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय किसी के लिए। ठीक है, जब कर्ता किसी के लिए कार्य करता है तो उस अर्थ में हम लोग किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तुमुन प्रत्यय का। और तुमुन प्रत्यय में उनका क्या होगा? लोप हो जाएगा और शेष बच जाएगा तुम। शेष क्या बचेगा? तुम। क्लियर? जैसे नम जमा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, नम जमा तुमुन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? नन तुम। नन तुम क्या होगा? नन तुम। अब जो तुमुन प्रत्यय है उसमें एक रूल है कि जो म होता है उसको न में परिवर्तित वो हो जाता है। जो म होगा ना, ठीक है, धातु के लास्ट में जो म होगा उस म का परिवर्तन न में हो जाता है। तो नम है, ठीक है, तो म, इस म का किसमें परिवर्तन हो गया बच्चों? न में, और हमारा रूप बन गया नंतु। ठीक है, इसके बाद है पठ जमा तुमुन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? पठी तुम। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और दे रखा है, जैसे लिख है और जमा तुमुन प्रत्यय। लिख जमा तुमुन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? लेखी तुम। लेखी तुम। ठीक है, ई का यहाँ पे आगम हो गया तो लेखी तुम, लिखने के लिए। नम जमा तुमुन जो भी हमने पढ़ा तो क्या बन जाएगा? नंतुम। नंतुम। नंतुम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करने के लिए। अब है पा जमा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पातुम। इसके बाद है श्रु। श्रु जमा तुमुन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा बच्चों? श्रोतुम। इसके बाद है दृश्य जमा तुमुन प्रत्यय। दृश्य जमा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्रष्टुम। द्रष्टुम। ठीक है, क्या हो गया? द्रष्टुम। इसके बाद है क्री जमा तुमुन प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? कर्तुम। कर्तुम किस अर्थ में प्रयोग होगा? करने के लिए। इसके बाद है क्री। क्री क्री बेचने के अर्थ में प्रयोग होता है, क्री धातु। ठीक है, सॉरी, क्री धातु खरीदने के अर्थ में प्रयोग होगा क्री।
धातु किस अर्थ में प्रयोग होगा? खरीदने के अर्थ में। अब देखिए क्री जमा तुमुन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? क्रेतुम, क्रेतुम। इसके बाद है वध है, वध धातु जमा तुमुन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा बच्चों? वदितुम। इसमें भी ई का आगम हो गया। इसके बाद है वस है, वदितुम का हो गया बोलने के लिए। उसके बाद वस है, वस किस अर्थ में प्रयोग होता है? रहने के अर्थ में प्रयोग होगा। तो वस धातु जमा तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? वसितुम, रहने के लिए। इसके बाद अर्च, ठीक है, कौन सा धातु है? अर्च, अर्चना करने, पूजा करने के अर्थ में प्रयोग होगा। अर्च जमा तुमुन, तो क्या बन हो जाएगा? अड़िचितुम, अड़िचितुम, ठीक है, तो पूजा करने के लिए। इसके बाद है गम, गम का परिवर्तित होकर क्या होता है? गच होता है, तो क्या हो जाएगा? गम तुम, ठीक है, जाने के लिए। इसके बाद है चल है, चल में चल जमा तुमुन प्रत्यय क्या हो जाएगा? चलितुम, चलने के लिए, ठीक है। चल में चल और तुमुन प्रत्यय के बीच में ई का आगम हो जाएगा और हो जाएगा चलितुम, चलने के लिए। तो ये थे तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण, ठीक है। तुमुन प्रत्यय के लिए किसी के लिए अर्थ में प्रयोग होता है और तुमुन में उनका लोप हो जाएगा और तुम शेष बचेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं लयप प्रत्यय। लयप प्रत्यय में क्या होता है? धातु से पूर्व कोई ना कोई उपसर्ग आएगा, ठीक है, और उसमें लयप में ल और प का लोप हो जाएगा और य शेष बचेगा। और जो फर्स्ट है हमारा कर्तव्य प्रत्यय, उसमें है कि जो कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया में कर्तव्य और लयप दोनों प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। और कर्तव्य में शेष क्या बचेगा? त्वा शेष बचता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा प्रत्यय। मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है। आज का एक्टिविटी नोट डाउन कीजिए। आज का एक्टिविटी है प्रत्यय का प्रयोग करके, प्रत्यय का प्रयोग करके उदाहरण बनाएं, उदाहरण बनाएं, ठीक है। आपको प्रत्यय का प्रयोग करके उदाहरण बनाना है, यानी कि सेंटेंस आपको प्रत्यय का प्रयोग करते हुए बनाना है। जैसे कर्तव्य प्रत्यय में दे रखा है ना, अहम पाठम पठामि च गृहम गच्छामि, ठीक है। तो इसका में कर्तव्य प्रत्यय कैसे प्रयोग हुआ? अहम पाठम पठित्वा गृहम गच्छामि, अहम पाठम पठित्वा गृहम गच्छामि। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे कि सब तीनों प्रत्यय यानी कि कर्तव्य, लयप और तुमुन सभी प्रत्यय से 5-5 वाक्य बनाएंगे। कितने वाक्य बनाना है? तीनों प्रत्यय से 5-5 वाक्य बनाना है। तो और उसमें प्रत्यय का आप लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यही है, प्रत्यय का प्रयोग करके उदाहरण बनाएं। अब होमवर्क है, होमवर्क है प्रत्यय नोटबुक में लिखें, प्रत्यय नोटबुक में लिखें या करें, ठीक है। जो प्रत्यय मैंने आज आपको तीनों पढ़ाया, कर्तव्य प्रत्यय, लयप प्रत्यय और कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय, ये आपको अपने नोटबुक में करना है। पहले उसका नियम लिखेंगे और फिर धातु के साथ प्रत्यय को जोड़कर उसका रूप बना के आप अपने नोटबुक में करेंगे। तो आज का होमवर्क यही है, प्रत्यय को नोटबुक में करें, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा प्रत्यय में आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।